रेगिस्तान की रातें अजीब होती हैं। दिन भर की तपिश के बाद जैसे रेत खुद भी थक कर सो जाती हो। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां रेत थकती नहीं। वहां वो जागती है, जलती है और किसी देह का रूप लेकर किसी की सांसें पी जाती है। ऐसी ही एक जगह थी खारा गांव, राजस्थान के एक सिरे पर बसा एक छोटा सा गांव, जहां बिजली महीने में 2 बार आती थी। लेकिन अफवाहें रोज उड़ती थीं और उन्हीं अफवाहों का नाम था नगीना। वो कोई आम बंजारण नहीं थी। अकेली घूमती थी, किसी काफिले के साथ नहीं। उसके पास कोई ऊंट नहीं, न साथी न जानवर, बस एक पोटली, एक पुराना आईना और उसकी खुद की रहस्यमयी देह। उसकी झोपड़ी गांव से थोड़ा बाहर एक टीले के पीछे थी, बांस और फटे कपड़ों से बनी हुई। दिन में देखने पर लगे जैसे किसी भी वक्त गिर जाएगी, लेकिन रात में वही झोपड़ी काली माया का दरवाजा लगती। गांव के बच्चे उसे देखकर डरते थे और जवान मर्द खींचे चले आते थे। उसकी आंखों में जैसे गर्म हवाएं बसी थीं जो सामने वाले को झुलसा देती थीं। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान होती जो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाती। आओ लेकिन लौट नहीं पाओगे। गांव में बातें गूंजती थीं। राम सिंह गया था, पिछले हफ्ते दिखा ही नहीं। फिर कोई कहता वो खुद गया था। किसे दोष दें? कोई और फुसफुसाता कहीं खा तो नहीं जाती, लेकिन यह बातें सिर्फ कानों तक सीमित थीं। कोई सामने कुछ नहीं कहता। नगीना का हर दिन एक जैसा होता। बाजार से सब्जियां, थोड़ी सी कच्ची शराब और धीमी चाल में गांव से वापस लौटना। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, किसी को सीधे देखती भी नहीं थी। फिर भी लोग उसकी नजर में आने को तरसते थे। रात में उसकी झोपड़ी से एक पुरानी बंजारा तान निकलती थी, कोई भूला बिसरा गीत जो अब कोई नहीं गाता और उसी सुर में खींचा चला आता था। कोई मर्द दरवाजा बंद होता और फिर सुबह तक सन्नाटा। गांव की औरतें उससे नफरत करती थीं, कुछ डरती थीं, कुछ जलती थीं। जादू टोना करती है, कोई कहता उसकी देह में भूत है, कोई और मर्दों को बहकाती है और फिर जाने क्या करती है। लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था, ना चीख, ना लाश, ना खून, सिर्फ एक मर्द जो कल तक गांव में था और आज नहीं है। औरतें अपने पतियों को समझाती थीं उसके पास मत जाना, लेकिन मर्द जानते थे मना जितना करें, नगीना की आंखें एक बार मिल जाए तो सब कुछ भुला देने का मन करता है। एक रात जब रेत कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही थी, नगीना अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी बीड़ी पी रही थी। उसकी निगाहें गांव की तरफ थीं, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तभी उसकी नजर जयसिंह पर पड़ी। जवान तगड़ा, नई शादी हुई थी उसकी, गांव में इज्जत वाला आदमी था। जैसे ही नगीना और जयसिंह की आंखें मिलीं, वो पल भर को वहीं रुक गया। नगीना ने बीड़ी की आखिरी कश ली, राख जमीन पर उड़ाई और फिर होठों को हल्के से चाटा। जयसिंह की सांसें तेज हो गईं। थोड़ी देर बाद वो अपनी जगह से चला और झोपड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह गांव में सूरज तो निकला, लेकिन जयसिंह नहीं। उसकी पत्नी आसमान की ओर देखती रही, शायद भगवान से नहीं, उस झोपड़ी से जवाब मांग रही थी। गांव वाले बुदबुदाए, शायद चला गया, कहीं बाहर चला गया होगा। उसी के पास तो गया था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, कोई उसे खोजने नहीं गया। नगीना उस टीले पर बैठी थी, दूर गांव को निहारते हुए उसकी निगाहें फिर किसी नए चेहरे पर जा टिकी और जैसे ही उस पर नजर टिकी, उसने फिर वहीं किया, होठों को हल्के से चाटा, जैसे कह रही हो, अगला तू है। और फिर वह रातों में करती हवस का घमासान। रेगिस्तान में जब सूरज सिर के ठीक ऊपर होता है तो लगता है जैसे आसमान खुद आग उगल रहा हो। ऐसे में जिंदगी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इंसान छाव ढूंढता है, पशु कुएं की ओर भागते हैं और रेत जैसे पिघलने लगती है। लेकिन नगीना के लिए गर्मी या सर्दी का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो उस तपते रेगिस्तान की बेटी थी जिसने मौसम नहीं मिजाज सीखा था, और उसका मिजाज हर दिन नया होता। नगीना का जिस्म कोई बाजारू चीज नहीं था, वो बिकती नहीं थी, वो किसी दाम पर उपलब्ध नहीं थी। लेकिन फिर भी हर मर्द चाहता था कि एक रात उसके पास हो। वह अपनी आंखों से इशारा करती और सामने वाला समझ जाता कि उसे चुना गया है। एक बार उसकी नजर ठहर जाए तो फिर चाहे सामने वाला कितना भी अमीर हो
या कितना ही गरीब जवान हो या अधेड़, उसे अपने ही पैरों से चलकर उसकी झोपड़ी तक जाना पड़ता। और यही था उसका खेल। हर मर्द सोचता, मैं उसे हासिल करने वाला पहला मर्द हूं। कोई अपना चेहरा आईने में निहार कर सोचता, शायद वह मेरी मर्दानगी से प्रभावित हुई होगी। कोई अपनी कमीज की महंगी बटनें खोलते हुए समझता, उसने मेरे पैसे देखे होंगे। लेकिन सच्चाई यह थी कि नगीना को ना पैसे चाहिए थे, ना प्यार, ना इज्जत, ना दया। उसे बस चुनना पसंद था। नगीना जब किसी को देखती थी तो सिर्फ जिस्म नहीं देखती थी। उसकी नजर उस इंसान के अंदर उतर जाती थी जैसे वह उसकी कमजोरी सूंघ लेती हो। किसी की छुपी हुई हवस, किसी की अधूरी चाहत, किसी की झूठी मर्दानगी नगीना सब महसूस कर लेती थी। और जब वह मुस्कुराकर कहती, आओ, तो मर्द सोचते कि उन्होंने उसे जीत लिया। लेकिन असल में वह खुद एक शिकारी के पंजे में फंस चुके होते। कई बार गांव में नए लोग आते मेले या त्योहारों के बहाने, और कई बार उनमें से कुछ वापस नहीं जाते। पहले पहले गांव वालों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब 1 महीने में 4 मर्द लापता हो गए और उनमें से वो बाहरी थे, तो हलचल मच गई। सबसे पहले शिकायत पुलिस तक पहुंची। कुछ मर्दों के कोई सुराग नहीं। एक बूढ़े ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है। सरपंच ने सिर हिलाया। औरतों की माने तो सब नगीना के पास जाते थे। किसी ने कान में फुसफुसाया। पुलिस आई, नगीना की झोपड़ी तक पहुंची भी, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। ना कोई लाश, ना कोई सबूत, ना कोई चीख। बस एक औरत जो मुस्कुरा रही थी, आंखों में वहीं आदिम चमक ली। इंस्पेक्टर ने कुछ सवाल किए, वो चुप रही। जब ज्यादा पूछा गया तो उसने सिर्फ इतना कहा, जो मेरी झोपड़ी में आता है वही तय करता है कि जाना है या रुकना। पुलिस वाले लौट गए। केस अधूरा, सवाल अधूरे। लेकिन एक बात साफ थी, नगीना के पास कोई राज है, और वह राज सिर्फ वही जानती है। उधर गांव में एक नई हलचल थी। कुछ मर्द डरने लगे थे, कुछ और ज्यादा खींचने लगे, क्योंकि डर और आकर्षण दोनों एक जैसे दिखते हैं। और नगीना, वो अब दिन में भी कभी कभी झोपड़ी से निकलने लगी थी। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा लोगों को देखती थीं, जैसे उसकी भूख बढ़ रही हो, जैसे उसे अब इंतजार करने की आदत नहीं रही। उस रात जब पूरा गांव सोया था, नगीना ने एक अजनबी को देखा। शहर से आया था, लंबा सफेद कुर्ते में। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और नजरों में सवाल। नगीना ने देखा और होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने धीरे से दरवाजे की ओट से देखा और जैसे खुद से कहा, अब तू रेगिस्तान की रेत जितनी गर्म होती है, उतनी ही ठंडी रातें होती हैं। लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जब ना रेत ठंडी लगती है, ना हवा सुकून देती है। जैसे उस रात जब नगीना अकेली बैठी थी, अपनी झोपड़ी के बाहर चुपचाप और अंधेरे में घूर रही थी। किसी ने उसे उस हाल में पहले नहीं देखा था। ना शिकारी जैसी आंखें, ना मोहक मुस्कान, बस एक शांत चेहरा जिसमें कोई तूफान सुलग रहा था। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो इंसान को काटती नहीं, निगल जाती है। नगीना के अंदर भी एक ऐसी ही आग थी जो उसने सालों तक दबा कर रखी थी। कभी वह भी बच्ची थी। एक छोटे से गांव की मासूम लड़की, मिट्टी से खेलती, गुड़ियों से बात करती। लेकिन उस बचपन में एक धब्बा था, ऐसा धब्बा जिसे धोया नहीं जा सकता। अपने ही रिश्तेदारों की नजरें, उनके हाथ, उनके इशारे, सबने उसकी मासूमियत को नोच डाला था। कोई नहीं बोला, कोई नहीं बचाया, और धीरे धीरे नगीना को समझ में आने लगा था, इस दुनिया में औरत की इज्जत उसकी जुबान से नहीं, उसकी चुप्पी से जुड़ी होती है। फिर एक दिन उसे शहर ले जाया गया। कहाँ गया? पढ़ाई के लिए। लेकिन हकीकत में उसे एक कमरे में बंद किया गया, जहां हर रात उसके साथ कोई नया चेहरा होता। वहां कोई नाम नहीं था, सिर्फ गिनती थी। आज यह 5वां है, कल 10वां था। वो एक नरक था, लेकिन वह वहां भी जिंदा रही। वो भागी, कैसे किसी को नहीं पता। लेकिन जब वापस लौटी तो वह वही नगीना नहीं थी। अब उसके अंदर डर नहीं था, अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। अब उसके पास सिर्फ एक चीज बची थी, कंट्रोल। अब वो खुद चुनती है किसे पास आने देना है, किसे मिटा देना है। मर्द उसके लिए अब खेल है, और हर खेल का अंत वही तय करती है। उसे मर्दों से नफरत नहीं, लेकिन भरोसा भी नहीं।
उसने सीखा है कि जब तक तुम शिकारी नहीं बनते तब तक दुनिया तुम्हें शिकार समझती है। और अब नगीना सिर्फ शिकारी थी और उसकी हवस उसका हथियार। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके इस खेल में अब एक नया किरदार जुड़ चुका है। इंस्पेक्टर जयकांत सिंह। जयकांत सिंह शहर से आया था, लेकिन उसका दिमाग गांव की सड़कों से ज्यादा तेज चलता था। उसे कुछ अजीब लगा था। एक औरत जिसके आसपास मर्द गायब हो रहे हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं, कोई लाश नहीं, कोई गवाही नहीं, और जो खुद को खानादोश कहती है। कर्ण ने नगीना से मिलने की ठानी। जब पहली बार वो नगीना की झोपड़ी के पास पहुंचा तो सूरज डूब रहा था। चारों ओर लालिमा फैली थी और रेत जैसे सुनहरी आग बन चुकी थी। नगीना ने दूर से देखा और उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए ठहर गईं। वो मुस्कुराई नहीं, बस उसे एक नजर देखा और फिर वापस मुड़ गई। जय वहीं खड़ा रहा। उसने समझ लिया इस बार वो केस आसान नहीं होगा, लेकिन उसका इरादा भी पक्का था। उधर नगीना के अंदर कुछ हिला था। कई साल बाद किसी मर्द ने उसे सिर्फ देखा था, घूरा नहीं। लेकिन एक बार फिर वो भी घूम सबकी तरह एक रात में ही रेगिस्तान की वह धरती जहां रेत में पैर डालो तो लगता है जैसे किसी की परछाई में चल रहे हो। वहीं एक गांव था, छोटा सन्नाटा सा लेकिन कुछ छुपाए हुए। उसी गांव में एक सुबह धूल भरी सड़कों पर एक जीप आई। नंबर प्लेट शहर की थी, लेकिन गाड़ी में जो बैठा था उसकी आंखें गांव से भी ज्यादा शांत थीं। नाम था उसका रविकांत, इंस्पेक्टर रविकांत शर्मा। ना तो उसके चेहरे पर घमंड था, ना चाल में पुलिस वाला रोब। उसका अंदाज ठंडा था, पर साफ था कि उसके भीतर कुछ गर्मी थी, कुछ सवाल, कुछ शक और बहुत सारी समझ। गांव वालों ने उसकी आमद पर ज्यादा शोर नहीं किया, लेकिन कानों में बातें घूम गईं। नया पुलिस वाला आया है, शहर से आया है, बड़ा तेज होगा, कहीं नगीना का मामला ना ले बैठे। लेकिन का ध्यान सबसे पहले उस झोपड़ी पर गया जो गांव की बाकी झोपड़ियों से थोड़ी दूर थी। चारों तरफ झाड़ियां, दो सूखे पेड़ और बीच में एक गहरे रंग की मिट्टी से बनी झोपड़ी नगीना का ठिकाना। नगीना जिसका नाम सुनते ही मर्दों की आंखों में अजीब सी चमक और औरतों की आंखों में डर उतर आता था। रविकांत ने उस झोपड़ी की तरफ देखा और फिर अपनी डायरी में सिर्फ एक नाम लिखा। नगीना। शाम ढली और रेगिस्तान की हवा में ठंडक घुलने लगी। रविकांत गांव की चौपाल पर बैठा लोगों से बातें करता रहा। वो सवाल करता, लेकिन लहजा ऐसा रखता कि सामने वाला खुलने लगे। वो उन 4 मर्दों के बारे में जानना चाहता था जो पिछले 2 महीने में गायब हुए थे। हर बार एक ही बात दोहराई जाती। वो आखिरी बार नगीना की झोपड़ी की तरफ गए थे, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि नगीना ने कुछ किया है। कोई भी उस पर उंगली नहीं उठाता। शायद डर था या फिर उसके जादू की पकड़। रात करीब आ रही थी जब रविकांत ने पहली बार नगीना को देखा। वो बाजार से लौट रही थी। उसका चेहरा धूल से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में वही तेज थी, वही चुंबकीय ताकत। उसकी चाल में वो लय थी जो हर मर्द को खींच लाती थी। लेकिन रविकांत की आंखें अलग थीं। वो देख रहा था पर निगल नहीं रहा था। नगीना की नजर उससे टकराई और पहली बार उसकी आंखें जरा रुक गईं। कोई डर नहीं था, लेकिन एक अजीब उलझन थी, जैसे किसी ने उसके जहन में एक धागा उलझा दिया हो। उस रात नगीना अपनी झोपड़ी में देर तक जागती रही। उसकी सांसें तेज थीं और आंखें बंद करते ही रविकांत का चेहरा सामने आ जाता। वह अपने आप से पूछती रही, क्या यह भी एक शिकार है या कुछ और? अगले दिन रविकांत खुद चला गया नगीना के पास। झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर बोला, मैं इंस्पेक्टर रविकांत हूं, तुमसे कुछ बात करनी है। नगीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बात करने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन तुम में बात करने जैसा कुछ है क्या? रविकांत बिना मुस्कुराए बोला, सच जानना चाहता हूं तुम्हारे बारे में, गायब लोगों के बारे में। नगीना ने अंदर आने का इशारा किया। झोपड़ी की दीवारें गर्म थी, लेकिन माहौल में अजीब ठंडक थी। नगीना ने पानी दिया, लेकिन उसकी आंखें हर पल रविकांत को नाप रही थीं। उसने पूछा, तुम जैसे हो वैसे कितने मर्द देखे हैं मैंने, पर तुम कुछ अलग लगते हो। रविकांत ने कहा, मैं जानता हूं तुम अलग हो, लेकिन कैसे यह पता करना बाकी है। नगीना हंसी, लेकिन उसमें मस्ती नहीं थी।
वो पास आई इतनी कि रविकांत उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सके। बोली, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो मुझे भी जानो। पास से, बहुत पास से यह एक जाल था, नगीना का आजमाया हुआ तरीका। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। रविकांत पीछे नहीं हटा, पर उसने नगीना की आंखों में सीधे देखा और कहा, तुम्हारे पास आना आसान है, लेकिन तुम्हारे अंदर झांकना ज्यादा जरूरी है। नगीना कुछ पल चुप रही, जैसे उसके अंदर कोई दीवार तर्क गई हो। उस रात रविकांत चला गया, बिना किसी को छुए, बिना कोई जवाब पाए। लेकिन अब वह ठान चुका था कि नगीना सिर्फ एक औरत नहीं, एक गुत्थी है, और इस गुत्थी को सुलझाए बिना वो नहीं रुकेगा। उधर नगीना पहली बार किसी मर्द को खुद से निकलते हुए देख रही थी, बिना किसी शिकस्त के, बिना किसी खौफ के। रविकांत के साथ उसकी मुलाकात कुछ अलग ही थी। नगीना की आंखों में जो तेज था, वही अब उसकी सोच में उलझन पैदा कर रहा था। यह वही औरत थी जो मर्दों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें छोड़ देती थी, लेकिन अब वह रविकांत से खुद को तोड़ नहीं पा रही थी। नगीना ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, एक ऐसी औरत की कहानी जिसे मर्दों ने तोड़ा था, और अब वह वही औरत बन चुकी थी जो मर्दों को तोड़ती थी। उसने अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे पल रविकांत के सामने रखे, और उसकी बातें सुनते हुए आरव की आंखों में करुणा का एक हल्का सा आभास उभरा। वह नगीना को देखकर केवल एक अपराधी नहीं देख रहा था, बल्कि एक इंसान भी महसूस कर रहा था, जो अपनी तन्हाई और दर्द से जूझ रहा था। नगीना ने कहा, तुम क्या सोचते हो आरव? तुम मुझे समझ सकोगे? मुझे तो यह लगता है कि किसी मर्द के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वह मुझसे लड़ सके। मैं वो नहीं जो तुम्हारी तरह किसी के पैरों में गिर जाऊं। रविकांत ने ठंडे स्वर में कहा, तुम शायद मुझसे ज्यादा जानती हो, लेकिन इस बार तुम्हारे अंदर एक औरत नहीं, एक इंसान भी है। यह सुनकर नगीना की आंखों में एक अजीब सी हलचल हुई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। कुछ पल बाद उसने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, तुम मेरे अंदर वह सब नहीं देख पाओगे जो मैंने किया है। तुम जैसे मर्द सिर्फ मेरे पास आने का रास्ता जानते हो, लेकिन उस रास्ते पर तुम कभी मेरे अंदर की तड़प नहीं देख पाओगे। रविकांत चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। वह जानता था कि नगीना की जिंदगी किसी भी तरह से आसान नहीं थी, लेकिन उसका दिल एक बार फिर उससे जुड़ने की कोशिश कर रहा था। यह मामला सिर्फ अपराध का नहीं था, बल्कि एक सच्चाई का था जो नगीना की अजनबी जिंदगी में छिपी हुई थी। लेकिन रवि का मिशन नगीना के दिल में जगह बनाना नहीं था। उसका उद्देश्य सिर्फ एक था, सच्चाई तक पहुंचना। वह नगीना से क्या खींच सकता था, यह जानने के बजाय वह यह जानना चाहता था कि क्या सचमुच वह नगीना के भीतर किसी गहरी इंसानियत को देख पा रहा था, या फिर वह भी उसके जाल में फंसा हुआ था। नगीना अब धीरे धीरे रविकांत को अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास था कि उसके साथ एक खतरनाक खेल खेला जा रहा था। रविकांत उसे देखकर मर्दों से अलग था, पर क्या वह इतना सच्चा था कि वह नगीना की जिंदगी के गहरे दर्द को समझ सके? यही सवाल अब नगीना के मन में था। रविकांत ने उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा, तुम जानती हो नगीना, मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर झांकना ज्यादा जरूरी है। नगीना की आंखों में एक हल्की सी चमक आई, लेकिन फिर वही चुप। इस बार रविकांत की बातें चंद्रा के दिल तक पहुंच रही थी, और वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि क्या यह प्यार का पहला इशारा था, या फिर यह केवल एक और खेल था जो वह हमेशा से खेलती आई थी। रविकांत अब नगीना को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन वह जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। इस राह पर बहुत से राज थे, और शायद इन राजों को खोलने के बाद ही उसे अपनी सच्चाई का पता चलेगा। नगीना के दिल में एक हलचल थी, लेकिन वह अभी भी यह समझ नहीं पा रही थी कि क्या यह खतरनाक खेल और प्यार के बीच का फर्क था, जो उसे अपनी सीमा पार करने पर मजबूर कर रहा था। नगीना का मन बदलने लगा था। कुछ दिनों से उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसा कि उसने कभी नहीं महसूस किया था। रविकांत के साथ हुई बातचीत, उसकी आंखों में दिखती हुई इंसानियत, और फिर उसकी लगातार चुप्पी नगीना को अंदर तक छूने लगी थी। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी सिर्फ हवस और पल भर के सुख में उलझी हुई नहीं है।
लेकिन फिर भी वह खुद को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार नहीं थी। हवस, उसका जुनून अब भी उसके अंदर गहराई से जड़ा हुआ था। रात का समय था। रेगिस्तान की हवा थोड़ी ठंडी हो चली थी और नगीना अपने पुराने रास्ते पर फिर से चल पड़ी थी। उसे पता था कि वह क्या कर रही है, लेकिन उस समय उसके मन में एक गहरी तड़प थी, एक भयंकर खिंचाव जो उसे इस रास्ते पर ले आता था। उसकी आंखों में वही जादू था, वही चुंबकीय आकर्षण था जो मर्दों को उसकी ओर खींचता था, और आज रात भी वह उसी राह पर थी। वो एक नए मर्द को देखती है जो उसे बड़ी आंखों से घूर रहा था। उसकी घड़ी की आवाज और घुटने की चूड़ी की खनक उसके मन में खलबली मचा रही थी। वह मर्द उसकी झोपड़ी के पास आता है और नगीना उसे जानती थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था। वह उस मर्द से दूर चली जाती है, लेकिन वह पीछा करता है और फिर अचानक एक अनजानी सी आवाज उसके कानों में गूंजती है। नगीना की नजरों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी भूख थी। लेकिन वह मर्द जो नगीना के जाल में फंस चुका था, आज उसे मारने के लिए आया था। उसने नगीना को पकड़ लिया और उसे मारने की धमकी दी। नगीना के भीतर जो जंगली हवस थी वह बाहर आ गई और उसने उस मर्द से भिड़ने का फैसला किया। एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। दोनों के बीच खून खराबा हुआ और रेगिस्तान की घनी रात में नगीना की चीखें गूंजने लगीं। उसकी आंखों में अब वही आग थी, वही जुनून था, लेकिन इस बार उसका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही आत्मा से था। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, नगीना को लगा कि वह खुद को फिर से खोने वाली है, लेकिन उसी पल एक आवाज सुनाई दी। नगीना रविकांत वहां खड़ा था। उसने जल्दी से उस मर्द को पछाड़ा और नगीना को अपनी बाहों में खींच लिया। नगीना ने एक पल के लिए रविकांत को देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जानती थी कि रविकांत उसे बचाने के लिए आया था, लेकिन इस बार उसने खुद को नहीं छोड़ा। रविकांत ने उसे मजबूती से पकड़ा और फिर उसे अपनी जीप में बिठा लिया। लेकिन अब नगीना को एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रही थी, वह खुद को बचाने के लिए अब रविकांत के साथ थी। लेकिन कानून के हाथ अब उसे पकड़ने के लिए तैयार थे। नगीना की कहानी अब मुकाम पर थी और वह अब कानून की गिरफ्त में थी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखों में वही अधूरी तृप्ति थी जो कभी पूरी नहीं हो सकी। रविकांत ने नगीना को देखा। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में एक अजीब सा दर्द था। वह जानता था कि नगीना का मन बदल चुका था, लेकिन उसका अतीत, उसकी हवस और उसका संघर्ष अब उसे छोड़ने वाला नहीं था। नगीना की जिंदगी अब एक नई दिशा में मोड़ ले चुकी थी, लेकिन उसकी मुसीबतें अब भी खत्म नहीं हुई थीं। कोर्ट में हजारों सवाल थे, लेकिन नगीना की आंखों में एक गहरी चुप थी। वह किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी, बस एक अजीब सी खामोशी में खोई रहती थी। गांव वाले एक एक करके गवाही देने के लिए आए थे और सबका कहना था कि नगीना ने मर्दों को लुभाया और फिर गायब कर दिया। उनका कहना था कि वह जादू से उन मर्दों को अपनी तरफ खींचती है और फिर किसी न किसी तरह से उन्हें खत्म कर देती है। गांव वालों की बातें गंभीर थीं, लेकिन उनमें कोई सच्चाई न थी। हर किसी के मन में डर था, लेकिन कुछ को अपनी बात कहने की हिम्मत भी नहीं थी। वकील ने गांव वालों से सवाल किया, आप लोग क्यों इतना डर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि नगीना ने किसी को मारने का इरादा नहीं किया था? लेकिन जवाब चुप में था। बस एक डर था जो पूरी गांव में फैला हुआ था। किसी ने साफ साफ नहीं कहा, लेकिन सबको डर महसूस हो रहा था। इसी बीच रविकांत का बयान कोर्ट में आया। वो खड़ा हुआ और उसे देखकर नगीना की आंखों में कुछ बदल सा गया। वह इंस्पेक्टर जो कभी उसे अपनी पकड़ में लाने के लिए आया था, आज उसी ने नगीना के पक्ष में बयान दिया था। रविकांत ने कहा, वह कातिल नहीं है, वह टूटी हुई आत्मा है। नगीना ने जितनी दर्दनाक जिंदगी देखी है, उतना कम ही किसी ने देखा है। वह जो कर रही थी, वह अपनी जिंदगी की उस गहरी खाई में गिरने की वजह से था। उसके पास इंसानियत और दर्द था, लेकिन वह अपनी पूरी जिंदगी को उस दर्द में खो बैठी थी। यह सुनकर कोर्ट में हलचल मच गई। नगीना ने रविकांत की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उस वक्त उसे अपने दर्द का एहसास भी हो रहा था।
उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई मर्द, खासकर पुलिस वाला, उसके दर्द को समझेगा। नगीना की जुबानी कहानी अदालत में सामने आई। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, अपनी जिंदगी की सच्चाई बताई, एक एक पल जो उसने झेला था। उसने बताया कि कैसे वह बचपन में यौन शोषण का शिकार हुई, फिर कैसे सेक्स ट्रैफिकिंग से भागी और फिर खुद को उस अंधेरे में खो दिया। उसने यह भी बताया कि जब तक उसे अपनी हवस से राहत नहीं मिलती थी, तब तक वह मर्दों को अपनी दुनिया में खींचती रही, लेकिन उसके भीतर जो टूटन थी वह कभी पूरी नहीं हो सकी। मैंने कभी किसी को खत्म करने का इरादा नहीं किया था, नगीना ने कहा। मैं सिर्फ खुद को खोज रही थी, लेकिन शायद मैं रास्ता भूल गई। उसकी बातें सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। हर कोई अब उसे एक कातिल नहीं बल्कि एक बेहद टूटे हुए इंसान के रूप में देख रहा था। अंत में कोर्ट ने नगीना को जेल में नहीं भेजा। उसकी जिंदगी की गहराई और दर्द को समझते हुए उसे एक मनोवैज्ञानिक रिहब में भेजने का आदेश दिया गया। नगीना को एक नई शुरुआत का मौका मिला था। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष और दर्द होता है, और कभी कभी उन संघर्षों से उबरने के लिए हमें दूसरों की मदद की आवश्यकता होती है। नगीना जैसी महिलाएं जिनका जीवन दर्द, शोषण और मानसिक आघात से भरा होता है, उन्हें केवल सजा नहीं बल्कि सुधार और मदद की जरूरत होती है।